हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे मनी का क्लासिफिकेशन। आइए शुरुआत करते हैं। बेसिकली जो मनी है वो उसका जो भी क्लासिफिकेशन है ना, वो तीन अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से है। पहला है उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किस मटेरियल से वो बना है। ठीक है, जैसे मेटालिक हो गया, पेपर हो गया, मेटालिक में भी सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, और पेपर करेंसी तो आप जानते हैं। तो पहला जो है वो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल्स ऑफ विच मनी इज मेड और द मॉनेटरी सिस्टम क्राइटेरियन। ठीक। दूसरा है नेचर ऑफ इशूअर, उसे इशू करने वाला कौन है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, ठीक है, और अदर बैंक है, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे कमर्शियल बैंक जो है वो चेक और ड्राफ्ट इशू करती है, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाली पार्टी चेक या ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर ले। ये एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया में आता है, इसको डिटेल में अभी समझेंगे। तीसरा है रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एज अ मनी एंड द वैल्यू ऑफ मनी एज अ कॉमोडिटी। इसको कीन्स ने बोला था, जो वैल्यू ऑफ मनी एज अ मनी है इज अ मनी ऑफ अकाउंट। ठीक है, और दूसरा वैल्यू ऑफ मनी एज अ कॉमोडिटी इज मनी प्रॉपर। इसको भी अभी हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। वी शैल फॉलो दिस क्लासिफिकेशन व्हाइल एक्सप्लेनिंग द वेरियस काइंड्स ऑफ मनी। ठीक है, तो इन तीनों क्राइटेरिया को लेकर के हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और एक एक को डिटेल में समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो मॉनेटरी सिस्टम क्राइटेरियन है। इसमें तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला मेटालिक मनी, दूसरा पेपर मनी, तीसरा क्रेडिट मनी। अब मेटालिक मनी में भी दो तीन पार्ट्स हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो है आपका स्टैंडर्ड मनी। ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड मनी है, स्टैंडर्ड मनी किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड मनी फुल बॉडीड कॉइन्स होते हैं। फुल बॉडीड कॉइन्स किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड मनी में फुल बॉडीड कॉइन्स वो होते हैं जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों बराबर होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब जिस मेटल से बना है उसकी खुद की वैल्यू, और एक्सट्रिंसिक का मतलब उसकी फेस वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी जानते हैं कि जो गोल्ड है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, 50,000 रुपए का 10 ग्राम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 5,000 रुपए का गोल्ड लिया और उसका हमने 1 ग्राम का सिक्का बनाया, और उसके ऊपर हमने 5,000 रुपए लिखा भी। ठीक है, तो जो ऊपर हमने लिखा वो उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो गई। जितने रुपए का हमने मेटल लिया, 5,000 का ही मेटल लिया था, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी। ठीक है, तो दिस इज स्टैंडर्ड मनी, जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों बराबर होता है। दूसरा होता है इसमें स्टैंडर्ड मनी के बाद टोकन मनी। अब टोकन मनी किसे कहते हैं, टोकन मनी वो मनी होती है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू। जैसे हमारे पास अभी 10 रुपए का सिक्का है, आप जानते हैं अभी 20 रुपए का भी सिक्का आ गया है, लॉन्च हो गया है, सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 रुपए का सिक्का भी निकाल दिया। तो जो 20 रुपए का सिक्का है उसकी फेस वैल्यू ज्यादा है उस मेटल से या मटीरियल से जो भी उसमें यूज हुआ है। 10 रुपए के सिक्के की भी फेस वैल्यू ज्यादा है, उस पर जो 10 रुपए लिखा है वो जितने मटेरियल से बना है उससे बहुत ज्यादा उसकी फेस वैल्यू है। तो दिस इज टोकन मनी। ठीक है, तो टोकन मनी को हम एक्चुअली में एक और नाम देते हैं, वो है रिप्रेजेंटेटिव मनी। तो टोकन मनी रिप्रेजेंटेटिव मनी भी कहलाता है, और ये कभी भी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू बराबर नहीं होती। तीसरा है हमारा सब्सिडियरी मनी। अब सब्सिडियरी मनी किसे कहते हैं, सब्सिडियरी मनी एक्चुअली जो कॉइन्स होते हैं ना, जिसका सरकार ने एक हिसाब से लिमिटेशन कर रखा है कि आप 1,000 रुपए से ज्यादा किसी को कॉइन में पेमेंट नहीं कर सकते, सामने वाली पार्टी एक्सेप्टेंस मना कर सकती है कि भाई हम 1,000 रुपए से ज्यादा कॉइन्स में नहीं लेंगे, ये तो सरकार ने बोल रखा है। तो दिस इज सब्सिडरी मनी, जो एक्चुअली नॉर्मली कॉइन्स में होता है। बुक्स में लिखा है 50 पैसे के सिक्के, लेकिन इंडिया में तो 50 पैसे का सिक्का बैन हो गया है, बंद हो गया है एक हिसाब से, मतलब डिमोनेटाइज कर दिया गया है, उसको यूज करना बंद कर दिया गया है। तो हम कॉइन्स ले लेते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के कॉइन्स जो हैं, उसका जो मैक्सिमम एक्सेप्टेंस है 1,000 रुपीज तक है, उसके आगे लोग लेने से मना कर सकते हैं। तो ये जो भी कॉइन्स होते हैं वो सारे के सारे सब्सिडरी मनी होते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं पेपर मनी के बारे में। तो पेपर मनी में भी तीन चार अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे सबसे पहला होता है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। अब रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव मनी जो होता है उसमें 100% गोल्ड की बैकिंग होती है। ठीक है,
और ये 100% गोल्ड की जो बैकिंग होती है वो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, और ये पूरा का पूरा फुल्ली कन्वर्टेबल होता है। पेपर मनी तो है, लेकिन जब आपको गोल्ड की जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट का ये मतलब कहना है और पब्लिक का ये कॉन्फिडेंस है कि जब भी हम चाहें हम इसे कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, हम गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते हैं गवर्नमेंट को देकर के। तो गवर्नमेंट उस टाइम पे ये कहती थी कि जब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तब आप कन्वर्ट करा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे काम चल जाएगा देश के अंदर, तो आप सर्कुलेट कर सकते हो। तो पेपर मनी में सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी था। दूसरा है कन्वर्टेबल पेपर मनी। अब भाई कन्वर्टेबल पेपर मनी क्या था? कन्वर्टेबल पेपर मनी बेसिकली 100% गोल्ड से बैक्ड नहीं था, ये पार्शियली बैक्ड था। ठीक है, और जो होल्डर था वो अपनी डिमांड के हिसाब से इसको भी कन्वर्ट करवा सकता था। तो कन्वर्टेबल पेपर मनी होल्डर की डिमांड पे गवर्नमेंट उसे क्या करती, उसे कन्वर्ट कर देती गोल्ड में, और ये पूरी तरीके से गोल्ड द्वारा बैक्ड अप नहीं था। ठीक, अगला है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। अब इनकन्वर्टेबल जैसे नाम ने पहले ही बोल दिया कि ये कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करते हैं जिसे हम फिड्यूशरी मनी भी कहते हैं, तो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी को हम फिड्यूशरी मनी भी बोलते हैं, जो कि कन्वर्टेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट जो भी करेंसी नोट इशू करती है उसे हम गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, और उसका कोई गोल्ड का बैकिंग भी नहीं होता। आज के टाइम पे जो देश करेंसीज इशू करती है उसका जो बैकअप होता है, पहले तो गोल्ड होता था, आज के टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज का बैकिंग होता है। ठीक है, तो गोल्ड का बैकिंग नहीं है तो गोल्ड कहां से कन्वर्ट होगा? ठीक, तो ये हो गया आपका इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, जिसका कोई बैकिंग नहीं होता और ना ही सरकार इसे गोल्ड में कन्वर्ट करके देती है। इसका एग्जाम्पल है जो भी करेंसी नोट जो सेंट्रल बैंक इशू करता है उसे फिड्यूशरी मनी कहते हैं, वो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, और वो कन्वर्ट नहीं होता गोल्ड में। और पेपर मनी में लास्ट वन इज फिएट मनी। अब फिएट मनी जो है उसे हम बोल सकते हैं ये एक लीगल टेंडर मनी है जो हर देश का सेंट्रल बैंक इशू करता है। ये कन्वर्टेबल नहीं होता। फिएट मनी को हम रिप्रेजेंटेटिव मनी भी कह सकते हैं, ये टोकन मनी भी होता है, क्योंकि बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं होता इन कन्वर्टेबल पेपर मनी और फिएट मनी के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो फिएट मनी है वो लीगल टेंडर होता है, उसे सेंट्रल बैंक इशू करता है, ये कन्वर्टेबल नहीं होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव मनी भी होता है, ये टोकन मनी भी होता है, और पर्टिकुलरली इन कन्वर्टेबल पेपर मनी और फिएट मनी के बीच में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्रेडिट मनी की। तो क्रेडिट मनी के लिए बेसिकली क्या होता है? क्रेडिट मनी को हम बैंक मनी भी बोलते हैं। क्रेडिट मनी मतलब बैंक मनी भी बोलते हैं, जहां पे जो ट्रांसफर किया जाता है कमर्शियल बैंक द्वारा चेक और ड्राफ्ट में। ठीक है, कमर्शियल बैंक द्वारा एक बैंक से दूसरे बैंक में, और हम कैसे ट्रांसफर करते हैं? चेक द्वारा या ड्राफ्ट द्वारा। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट मनी। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया था वो था एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया। अब एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने बोला है कि एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस के ऊपर लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर को हम ऑप्शनल मनी भी कहते हैं। तो इसको समझते हैं। भाई लीगल टेंडर किसे कहते हैं? लीगल टेंडर वो होता है जिसे गवर्नमेंट एक्चुअली में इशू करती है और पीपल जो जनरल पब्लिक है ना उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम लीगल टेंडर बोलते हैं। ठीक है, कंपलसरी एक्सेप्टेंस है। इंडिया की सरकार जो करेंसी नोट बनाती है तो गवर्नमेंट इशू कर रही है और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो लिमिटेड लीगल, अब ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, दूसरा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर जो होता है वो एक हिसाब से उसकी एक लिमिट होती है जिसे जनरल पब्लिक एक्सेप्ट करे। तो लिमिटेड लीगल टेंडर हो गए कॉइन्स, जिसकी सरकार ने लिमिटेशंस रखी है कि 1,000 रुपए तक आप कॉइन्स में पेमेंट करोगे तो सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेगी, इसके ऊपर वो रिजेक्ट कर सकती है और आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हो। तो दिस इज लिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब सरकार ने इशू किया है ये कॉइन्स, लेकिन उसे एक्सेप्टेंस लिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर तो ये लीगल टेंडर तो है, सरकार तो गवर्नमेंट तो इशू कर रही है, लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ये अनलिमिटेड है, जितना मर्जी आप दे सकते हो, जितना मर्जी लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। जैसे 500 रुपए का नोट, 2,000 रुपए की करेंसी, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, आप किसी को कितना भी दे दो, कोई मना करेगा आपको? कभी नहीं करेगा, बोलेगा और दो और दो। ठीक है, तो दिस इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक, अब बात करते हैं नॉन लीगल टेंडर या ऑप्शनल मनी। तो ये जो ऑप्शनल मनी नाम दिया गया है नॉन लीगल टेंडर को, वो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम
वो एक्चुअली प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रॉबर्टसन, आपने नाम सुना होगा। वो एक प्रोफेसर थे और इकोनॉमिस्ट भी थे, प्रोफेसर रॉबर्टसन। उन्होंने नॉन लीगल टेंडर को ऑप्शनल मनी का नाम दिया था, ठीक है। और कोई लीगल अथॉरिटी इसे मतलब एक्चुअली में इशू नहीं करती, ठीक है। और कोई जबरदस्ती नहीं एक्सेप्ट करना, जैसे चेक हो गया। अब आपने किसी को कोई सामान बेचा, सामने वाला पार्टी चेक दे रहा है, आप चाहो तो मना कर सकते हो। आप बोलो हमको पैसा चेक में नहीं चाहिए, या तो फंड ट्रांसफर कर दीजिए या कैश में दीजिए। सामने वाला पार्टी आपको ड्राफ्ट दे रहा है, आप मना कर सकते हो, नहीं सर हमें इसमें नहीं चाहिए। तो दे आर नॉट इलीगल टेंडर, बिकॉज इसे गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही और ये ऑप्शनल मनी है। इट इज नॉट एक्चुअली मनी, ये ऑप्शनल मनी है, ठीक है। सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो ऑप्शनल मनी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन लीगल टेंडर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मनी का अगला पार्ट है हमारा मनी ऑफ अकाउंट एंड मनी प्रॉपर। अब मनी ऑफ अकाउंट तो बहुत सिंपल है, हर देश की अकाउंटिंग जिस करेंसी में होती है उसे मनी ऑफ अकाउंट कहते हैं। अकाउंटिंग की जो मनी होती है दैट इज मनी ऑफ अकाउंट। जैसे इंडिया में इंडियन रुपीज में होती है, ठीक है, वो जो मनी ऑफ अकाउंट हो गया। अमेरिका में यूएस डॉलर में होती है, वो वहां का मनी ऑफ अकाउंट हो गया। तो सिंपल, जिस देश में अकाउंटिंग की जाती है वो वहां का मनी ऑफ अकाउंट हो गया। अब मनी प्रॉपर क्या होता है? बेसिकली मनी ऑफ अकाउंट और मनी प्रॉपर में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन हाँ, जब हम इसकी एंट्रीज करते हैं, जब हमें दिखाना ही है कि भाई इसमें अंतर होता है, तो कई बार अंतर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद क्या हुआ था जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में दो करेंसीज ली गई थी। पहली करेंसी को मनी ऑफ अकाउंट के तौर पे यूज किया गया था, दूसरा करेंसी जो था वो मनी प्रॉपर के तौर पे यूज किया गया था, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि मनी प्रॉपर में नॉर्मली दो करेंसीज होती हैं, ठीक है, जिसमें एक करेंसी में अकाउंट मेंटेन होता है और दूसरे में देश के अंदर के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो जर्मनी में, जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ था कि वहां पे जो अकाउंटिंग होती थी वो यूएस डॉलर में होती थी, ठीक है। और जो भी ट्रांजैक्शंस किए जाते थे वो जर्मन मार्क में किए जाते थे, वहां की खुद की करेंसी में किया जाता था। तो ट्रांजैक्शन देश के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन सामान का लेन देन होता था वो उनकी खुद की करेंसी में होता था, लेकिन अकाउंट मेंटेन हमेशा यूएस डॉलर में होता था। तो दिस इज मनी प्रॉपर, ठीक है। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इसको और डिटेल में समझेंगे। और लास्ट है मनी एंड नियर मनी। तो मनी नॉर्मली अकाउंटिंग मनी होती है, जो आपके देश की करेंसी होती है, ठीक है, या बैंक में जो आप पैसे जमा करते हो उसको मनी कहते हैं। नियर मनी क्या हो गया? नियर मनी में बेसिकली आ गए बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, इंश्योरेंस की पॉलिसीज, ये सारे के सारे आपके नियर मनी हैं, ठीक है। इसे आप मनी में कन्वर्ट करा सकते हो और ये ट्रांसफरेबल नेचर के नहीं होते हैं। जैसे मेरे पास बॉन्ड्स है मेरे नाम पे, वो मैं किसी को दे नहीं सकता, मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली मनी में क्या होता है, मैं जिसको दे दूं वो पैसा उसका हो जाता है, वो उसको कैसे भी यूज कर सकता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल, उसके बाद डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारे के सारे नियर मनी की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की थी जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मनी किया हर हिसाब से, और बताने की कोशिश की कि मनी को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। हर एक क्लासिफिकेशन के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो मिलने वाला है, आने वाले वीडियोस ऐसे ही मिलेंगे आपको, ताकि आप उसको और डिटेल में जान सकें, समझ सकें। दोस्तों इस वीडियो को से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।